ओके। डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। और डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के बारे में अब से पहले जो हमने कभी डिस्कशन अगर करी है तो कुछ टाइप्स हमें आनी चाहिए कि डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में किस किस्म के क्वेश्चंस हमें नज़र आते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है कैलकुलेशन। नंबर वन पे हमारे पास है कैलकुलेशन। नंबर सेकंड पे हमारे पास है एप्लीकेशन। नंबर थर्ड पे हमारे पास है थ्योरी। इसका मतलब ये है कि डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हमें 20 मार्क्स का दिखता है सेक्शन ए में, चाहे आप उसको पेपर के शुरुआत में करें या आखिर में करें, यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी के बाद करें, कोई रोक टोक नहीं है। मगर उसमें जो कैलकुलेशंस के क्वेश्चन हमें नज़र आ सकते हैं वो 1 से 2 मार्क्स के हैं। हमें एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन नज़र आ सकते हैं जो कि आपके साथ ग्राफ या नंबर्स या शेड्यूल में आपको गिवन होते हैं, तो उसको आप एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कह सकते हैं, कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी कह सकते हो। और इसके साथ साथ थ्योरी के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास 6 to 8 मार्क्स। ठीक है, तो इन बातों का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि इन पर्टिकुलर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो फॉर इंस्टेंस जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें 1 मार्क्स हों या 2 मार्कर के क्वेश्चन हमें नजर आते हैं। उसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, रिकग्निशन होती है डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोई डिस्कशन है वॉइस में या कोई और मसला, व्हाट्सएप पे ग्रुप यहाँ पे ओपन है, और डीएम भी कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं। ओके। सेकंड, जो कैलकुलेशन की हम बात कर रहे थे, कैलकुलेशन का ताल्लुक होता है, यानी कि कैलकुलेशन अगर आपसे वो पूछता है तो या तो वो शेड्यूल में आएगा, यानी कि टेबुलर फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, या ग्राफ्स की फॉर्म में आपको नजर आएगा। ग्राफ्स में आपके पास या तो बार ग्राफ होगा या तो लाइन ग्राफ होगा, यूजली जो एग्जामिनर इन मोड को इस्तेमाल करता है, या तो सिंपल पैराग्राफ यानी कि सेंटेंस आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, उसी में से आपसे कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें रिलेशनशिप पूछा जाता है दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, जो कि ज़्यादा सिलेबस के साथ होते हैं, मगर जो डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिटवीन और अमंग, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो इसको कहा जाता है मेक रिलेशन, क्योंकि आप कॉजेस में कर चुके हो। जहाँ तक एक और टाइप की बात है, उसमें कॉजेस के साथ साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है, यानी कि जो चौथी टाइप है, उसमें उसमें इकोनॉमिक थ्योरी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि उसमें जो मेन पार्ट होता है वो हो सकता है केस स्टडी से ना हो, डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन से ना हो, मगर जो आपने थ्योरी पढ़ी है, लेट इट बी द एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड की थ्योरी, एक्सचेंज रेट की थ्योरी, या उसमें एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का आपने केस किया हुआ है, तो वहां से वो क्वेश्चंस थ्योरी के साथ आते हैं। ठीक है, बट बाज़ाहिरी तौर पर अपेरेंटली इट लुक्स लाइक इट इज कनेक्टेड विद द डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन, बट इन एक्चुअल एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद ही नहीं होती। ठीक है, तो इसको भी आपने अपने जहन में रखना है। सही है। ओके। तो पॉइंट नंबर 3 की फर्दर एक्सप्लेनेशन भी मैं चाहूंगा, मैं आपको बता दूं, ताकि फिर हम उसके बाद अपना डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन को स्टार्ट करें। और मैं चाहूंगा कि आप अपने पास एक रजिस्टर रखो। ठीक है, ताकि आप अपने क्वेश्चन जो हाथों हाथ आप सॉल्व करोगे, मैं आपको टाइम दूंगा, तो आप उसकी पीडीएफ या पिक्चर मुझे भेज दीजिएगा। सबके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो ग्रुप में अगर आप व्हाट्सएप पे भेजना चाहें तो भेज दीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा। जो 3 की कनेक्शन है वो एट टाइम्स ऐसे आती है। ठीक है, रेंज के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, और ये शेड्यूल में बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस के मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो जब भी आप रेंज वाले क्वेश्चंस करें, आपको मालूम होना चाहिए कि सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। उसको आप हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि आपके पास तो प्रिंटेड फॉर्म में पेपर आएगा, तो आपने उसको हाईलाइट कर देना है। तब जब आप उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो आपको आसानी होती है लिखने में। ओके। इसी के साथ एट टाइम्स जो क्वेश्चंस आते हैं कॉजेज इफेक्ट्स, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को बिल्ड करने का कहा जाता है। और आखिरी होता है, और ये भी बहुत दफ़ा हमने देखा है कि इर्रेलेवेंसी आती है। बच्चे समझते हैं कि हाँ सर वेरिएबल, किसी वेरिएबल के दरमियान रिलेशन होगा या नहीं होगा, तो नहीं के साथ भी क्वेश्चन आते हैं, इसको हम कहते हैं इर्रेलेवेंट। दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको भी कहा जा सकता है इर्रेलेवेंट। ठीक है।
तो अनयूजुअल कहा जा सकता है, इररेलेवेंट कहा जा सकता है, ये दोनों बातें आपको नजर आ सकती हैं। सन्मान को भी आप हाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सही है। ये तो आपके पास हो गई बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेहतर है कि आप इसको नोट कर लें, क्योंकि ये इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली जून 2025 के क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो जून 2025। अच्छा जी। अप्रोच, ये अप्रोचेस क्या क्या हैं? सिंपल सी अप्रोच है भाई। कुछ बच्चे आते हैं सर, हम सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद डेटा रिस्पांस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक डेटा रिस्पांस क्वेश्चन के लिए आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, तो आई सजेस्ट 20 से 30 मिनट्स मैक्स। अच्छा, फिर एक किस्म के बच्चे होते हैं कि नहीं सर, वो तो हमारा जहन तो चलता ही नहीं है, पेपर जैसे ही आता है तो करके निकल जाता है, सूर्य फातिहा वगैरह सब पढ़ ली होती है। तो भाई उन बच्चों के लिए भाई आप पहले सेक्शन बी कर लें, आप सेक्शन सी कर लें। जब आप इन सारे टॉपिक्स को कर चुके हैं, आप फिर से वापस आ जाएं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जामिनर ने आपको नहीं दी हुई, बट कोशिश करिए कि हाथ के हाथों आपने आज डेटा रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जून 2025 के। या तो फिर क्लास के आखिर तक आप सबमिट कर दें, यानी कि पिक्चर लेने के बाद, पीडीएफ की फॉर्म में करने के बाद, अपना नाम लिखने के बाद उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो चेक होकर आपके पास वापस आ सकें। जहाँ तक चेकिंग के हवाले से बात है कि सर आप चेक किस तरह से करते हैं क्वेश्चन, या मुझे किस तरह से मिल सकेंगे, जो मैंने आपको शायद बताया भी था, तो उसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस किस्म की चेकिंग होती है जो कि आप पीडीएफ भेजते हैं, तो आपको चेक करे हुए आंसर इस तरह से नज़र आ जाते हैं। जहाँ तो एमसीक्यूज की बात की जा रही है, और अगर आपका जो पीडीएफ होगा उसमें कमेंट्स या उसमें जो मार्किंग है वो इस तरह से आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो आप रेस्ट एश्योर रखें कि आपने जो काम किया है, ठीक है। अगर कॉलेज में आप अभी आजकल घर पे खुद से पढ़ रहे हैं, स्टडी ब्रेक आपने लिया हुआ है, तो भाई आप अपने अपने क्वेश्चंस प्लीज़ व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, पीडीएफ की फॉर्म में लाजमी ना, टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें मत भेजा करें। राइट, तो मैं वापस आ गया, और जून 2025। तो मेरा मशवरा ये है कि एक बार केस स्टडी को ज़रूर पढ़ लिया करें। तो मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सारे काम अभी टीचर ही कर रहा है, मगर जब आपके पास आएंगे तो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, और पेंसिल से क्या आपने हाईलाइट करना है ये भी हमने सीखना है। सो डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सबसे पहले तो कैप्शन को देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो कंट्री के हवाले से बात हो रही है, जिस कंट्री के हवाले से बात होती है यूजली उसी की करेंसी के हवाले से भी कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। हम इसको भी देख लेते हैं। पहला पैराग्राफ आ रहा है, साउथ अफ्रीका हैज सीरियस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। किस चीज को अंडरलाइन करना है ये हम देखते हैं। डिस्पाइट इट्स वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, द मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये टर्म भी आपको आती है, शो अ कंट्री इन ट्रबल। एज फिगर 1.1 शोज डिस्पाइट अ फॉल ओवर द लास्ट ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स वेरी हाई। आप चाहें तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, रिमेन्स वेरी हाई। किसके बारे में बात हो रही है? आपके पास इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन पहले से। थोड़ा सा मैं अब तेज चलूंगा यहाँ से। इट इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी बता दिया, दुनिया की सबसे ज्यादा। ठीक है, हर जगह पाकिस्तान नहीं होता, कहीं और कोई और कंट्री भी इसमें शामिल हो सकता है। पेट्रोल के हवाले से कोई बात ना करें आज, particularly for young people, and this has led to one of the highest and most persistent levels of income inequality। तो जहां जहां किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, यूनिट 3 आपने यूनिट 3 में पढ़ा था इनकम इनक्वालिटी को लेकर, वो आपको याद होना चाहिए। जिन्हीं कोफिशिएंट इन्होंने मेंशन भी कर दिया 0.67, तो आपको याद है कि 1 से पीछे या 1 से कम कोई वैल्यू आती है तो उसको आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो फटाफट आपको याद आ जानी चाहिए। एनी हाउ, अभी तो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमने कोई बात नहीं करी। इकोनॉमिक ग्रोथ, पैराग्राफ नंबर 2 इज अमंगस्ट द वर्स्ट इन अफ्रीका एंड दिस, मतलब एक और वेरिएबल की बात करी। पहले क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। दो वेरिएबल्स आपके सामने आ गए, के साथ मैक्रो के वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। टुगेदर विथ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस दैट द कंट्री हैज हैड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ मोर देन 4%। मतलब ये तो आपने लाजिम हाईलाइट करना ही करना है कि भाई वो 4% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट था, इसको आपने अंडरलाइन करना है जब आपके पास फिजिकल पेपर आपको नजर आता है। पेपर में डिस्पाइट फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ साउथ अफ्रीका's करेंसी, RAND, जरूरत नहीं है आप इसका नाम लें, सही है, बहुत सारी करेंसी ऐसे आने वाली हैं, सब हमें याद नहीं होती, बट हाँ आपकी रेलेवेंसी बड़ा काउंट करेगी। द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज प्रोजेक्टेड टू मूव टू अ सिग्निफिकेंट ऑफ 2.3% ऑफ जीडीपी इन 2023। इसको दोबारा मैंने हाईलाइट कर दिया। एंड टू डिटोरिएट further to about 2.5% of GDP in 2024। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इज आल्सो सफरिंग एक्सटेंडेड पावर कट्स ऑफ अप टू 10 आवर्स पर डे। तो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ड्यू टू द collapse ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर,
कि ये वहां पर ही पहुंच गया। व्हाट कैन बी डन, सही है। तो भाई यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब कौन सा ग्राफ है, ये बार ग्राफ है। ग्राफ के हवाले से कभी आप परेशान हो, सबसे पहले तो आप देखें कि भाई वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स कौन कौन से मौजूद हैं। ये आपकी कोई इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड ग्राफ्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी कि वहाँ के डाटा उस कंट्री के हवाले से उसकी प्रोजेक्शन होती है। आप भी F11 प्रेस करें एक्सेल पे तो आपको ग्राफ बने नजर आ जाएंगे। नॉर्मली ये बार ग्राफ कहलाता है। आपको ये कहा गया था कि आपने इसमें रेंज को फॉलो करना है, पहले वेरिएबल्स देखने हैं, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम को आपने हाईलाइट करना है। तो उसको आप कर चुके। अब यहाँ से लेकर हम चलते हैं इसके रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन की तरफ, और डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। आपने हाथों हाथ सॉल्व भी करनी है। In March 2023, the International Monetary Fund recommended that the South African government should adopt the following policies. ये recommendations कहाँ से आ रही हैं? जी, IMF से आ रही हैं। Improvements in infrastructure, particularly electricity supplies and transport links. This should be achieved by promoting more private sector investment. Number second, encourage more competition within South Africa and free trade with neighboring countries by reducing protectionism. ठीक है, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो। Closer links with the African Continental Free Trade Area. ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये A2 में जा चुका है, मगर अगेन आपके लिए रेलिवेंट कब बनेगा, जब ये क्वेश्चन में आपको नजर आने वाला है। Okay, point number third, to tackle the very high rates of unemployment and income inequality, and a range of policies has been suggested. So these including setting the minimum national wage, unit 3 में आपने पढ़ी थी, at an appropriate rate to encourage more people back into the workforce. ठीक है, आई होप कि आपने मुझसे पहले ही पढ़ लिया होगा। ये उन बच्चों के लिए जो भाई कहते हैं नहीं सर आपने पढ़ना है, आपने सॉल्व करना है। This should be done alongside policies to strengthen employment protection. In addition, other policies including improving levels of education and training. कौन सा गुड है, मैरिड या पब्लिक? शाबाश, सही का, मैरिड गुड। एंड बेटर सपोर्ट फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क। फाइनली पॉलिसीज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप नीड टू बी इंट्रोड्यूस। तो ये तो हो गया एक बेहतर तरीका कि आप उसी टेक्स्ट को पढ़ लें, ठीक है, जिसको आप डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। अब आते हैं पार्ट ए पे, और मैं चाहूंगा कि आप उसको हाथों हाथ सॉल्व करें। और जो व्हाट्सएप पे, ये रखे फोन मेरे पास, सही है, ऐसी बातें नहीं हो रही होती, तो कोशिश करिएगा कि यार आपने अपने सॉल्यूशन भी भेजने हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 1 आपके साथ रख रहा हूँ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपसे कहते हैं कि आइडेंटिफाई द ओवरऑल चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन साउथ अफ्रीका बिटवीन जनवरी 2020 एंड अक्टूबर 2022। सो हम इससे अब इस तरह से, मैं खुद स्क्रीन दिखा देता हूँ, आपने खाली इसको रीड करना है। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 मार्क के लिए। काफी जद्दोजहद करवा रहे हैं हमसे, मगर ठीक है जी। क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। आपके पास ये ग्राफ, जिसको आप चार्ट कह सकते हैं, ये मौजूद है। आंसर मुझे रिक्वायर्ड है। आइडेंटिफाई कमांड वर्ड है, इसमें से खाली आपने आइडेंटिफाई करना है 1 मार्क के लिए, तेजी के साथ, ठीक है। और आंसर कौन बता रहा है मुझे? व्हाट्सएप। को प्राइज वाइज नहीं मिलने वाला, ठीक है, 1 मार्क के आंसर के लिए नाम ले दूंगा कि इनका सही आंसर था, बल्कि दिखाता हूँ आपका आंसर। जी हो गया भाई। राफे हैं हमारे साथ एक, उन्होंने कहा कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या 1 मार्क हमें मिल जाएगा। राफे के अलावा सब जो है ना वो लंच एंजॉय कर रहे हैं। कैसे बच्चों तुम लोग यार। ओके, सो 1 का ए, इसके साथ साथ इसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए मैं आ रहा हूँ सेकंड पार्ट पे, जो कि अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है। कंपेयर द ट्रेंड in the unemployment rate in South Africa between January 2023, sorry, my bad, January 2020 and January 2022, with that between January 2022 and October 2022। तो 1 मार्क के लिए आपसे काफी कोशिश करवाई जा रही है जी। इसमें कंपेयर करना है, आइडेंटिफाई तो कमांड वर्ड है, आपने खाली आइडेंटिफाई करना है, तो ठीक है, उस पर हम कमेंट करते हैं। कंपेयर में आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेंटेंस फॉर्म में हाई, लो, राइज, फॉल, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। सॉल्व नहीं करते आप लोग, सॉल्व नहीं करते।
ठीक है जी, क्योंकि हमने टाइम को भी कंसिडरेशन करनी है, तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, मगर इसको फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक दफ़ा खुद से सॉल्व करना, वरना भी लिखना आप लोगों को नहीं आएगा। जहाँ तक हम बात करते हैं ओवरऑल चेंज की, सो जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्योंकि उसने आइडेंटिफाई करने को हमसे कहा था, सो हम ये कर रहे हैं। ओवरऑल चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2023 अनएम्प्लॉयमेंट वाज 23.3%। आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना मैं इतने सारे सेंटेंस सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, 1 मार्क वैसे भी मिल जाता। बाय अक्टूबर 2022 इट हैड राइजन टू 32.9%। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो खाली कहा था कि बड़ा है, इंक्रीज है, मगर एग्जामिनर आपसे चाहता ये कि आप नंबर्स फॉर्म में ना उसको लिखो। ठीक है, और बड़ा आसान से इसका फार्मूला है, इसको नॉर्मली परसेंटेज फार्मूला भी कहते हैं, परसेंटेज चेंज फार्मूला, मगर आप इसको रेंज की तरह समझ सकते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ना। तो परसेंटेज में जो आपके साथ चेंजेस आ रही है ना, चाहे वो इंक्रीज के हवाले से डिक्रीज के हवाले से, उनको जरूर आपने इन्वॉल्व करना है। तो मेरे लिए आइडिया आंसर ये था कि ओवरऑल चेंज एंड इंक्रीज ऑफ 9.6 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता भाई। आप लोग हमेशा इस तरफ ना देखा करें, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाया करें। हाँ, 20 से ऊपर होता है ये, तो इस तरह करके आंसर ना दें। और आपको लगता है अगर ये क्वेश्चन आपको मतलब टाइम टेकन है ना, तो आप पार्ट सी पर आ जाएं, पार्ट बी पर आ जाएं, ना देखें इसमें। ये सर इतना तेज तो दिमाग चलता नहीं है मैथ्स में, वैसे ही लुढ़कते लुढ़कते पास में। तो स्मार्टली भी आप कर सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, 1 का ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, आंसर नहीं आ रहे, काफी सारे बच्चे क्लास में मौजूद हैं। मुर्तजा ने हमें ज्वाइन किया है। ठीक है जी, तो मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर A1 का 2, यानी कि पार्ट 2। ट्रेंड कंपैरिजन कर रहा हूँ, सवाल आपके सामने मौजूद है। इसका यस है, यस है। सो इसका कंपैरिजन आपके सामने आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये सेंटेंस भी लिखना बड़ा जरूरी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखें। अनएम्प्लॉयमेंट रोज शार्पली। सही है, वो पढ़ा होगा ना, राइज रोज राइजिंग वो वाली चीज। तो फिर भी इतनी अंग्रेजी वो नहीं देखने वाला, मगर यार आप इसको कर सकते हैं। जब आप आज देख रहे हैं तो आप इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। सही है जी। सो अनएम्प्लॉयमेंट रोज शार्पली फ्रॉम 23.3% टू 35.3%। आप चाहो तो उसको चेक भी कर लेना। सही है, स्टैटिस्टिक्स जो मैंने यहाँ रखे हैं, क्या वो नंबर सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और बहुत ही लीस्ट लेवल पे आंसर है कि आपने इसको लिखा कि सर बढ़ रहा है या इसमें इजाफा हो रहा है, शार्पली शोइंग अ वर्सनिंग ट्रेंड। ठीक है, ये तो आपने इस टाइम की बात कर ली। एग्जैक्टली ऐसे ही है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या एक नंबर के लिए हमने इतनी मेहनत करनी है? बिल्कुल करनी है। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा का डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपके 15 और 16 मार्क्स आ गए, बहुत है। नहीं आ पाते तो हम कभी कभी कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट किसी और जगह पे कर रहे होते हैं, जितना हमें वहां टाइम नहीं देना चाहिए होता है, और जहां से हमें मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं वो उसको हम फोकस नहीं कर रहे होते। ऐसा मत करिएगा। ओके, और दूसरा जो उसने हमसे टाइम पूछा था, उसने कहा था कि जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक के बारे में इंफॉर्मेशन दो। सो इट फेल स्लाइटली। आप अल्फाज देख रहे हैं। ठीक है, प्रिसाइसली आप इस्तेमाल करेंगे चीजें। ठीक है, सिर्फ इंप्रूव इंक्रीज डिक्रीज इस तरह नहीं करना। इट फेल स्लाइटली फ्रॉम 35.3 to 32.9%, शोइंग अ मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो आई रेफर कि आप इस किस्म की या इस किस्म की सेंटेंस फॉर्मेशन करें डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए भी। क्या अब हमारे पास कोई आंसर आया? जी, आंसर सही है। राफे ने पूछा है, तो आंसर तो ठीक है बेटा आपका। ठीक है, ओके। तो कुछ आइस ब्रेक हुई। आई थिंक कि आपने सिर्फ 2 नंबर के अभी तक क्वेश्चन किए हैं, और क्योंकि हम साथ मिलकर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगने वाला है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के बी की तरफ। सही है, अगेन 2 मार्क्स के लिए वो आपसे पूछ रहा है, आइडेंटिफाई one possible impact on firms in South Africa and one possible impact on the government of South Africa of such a high rate of unemployment। ख्याल रखिएगा, इसने इम्पैक्ट पूछा है, तो हो सकता है कि ये बात यानी कि इम्पैक्ट के हवाले से आपने कैसे पढ़ी हुई है। आपको हमेशा बताया गया कि एनालिसिस में कितनी चीजें होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं? कॉजेस, इवेंट और इफेक्ट। तो पूछा क्या जा रहा है? ठीक है जी, तो इफेक्ट पूछा जा रहा है ना।
राइट। तो हो सकता है कि उसमें केस में, यानी कि डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, हम नॉर्मली इसको डाटा केस भी बोल सकते हैं, इसको डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन ही कहते हैं, डीआरक्यू कहते हैं। हो सकता है इसमें मौजूद हो, इसमें मौजूद नहीं हो। आप अपने इकोनॉमिक सेंस को इस्तेमाल करेंगे, जो बातें आपने पढ़ी हुई हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या 2 मार्क्स के लिए आप आंसर लिख सकते हैं? लिखें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? लिखें लिखें, शाबाश। ट्राई करें, बिल्कुल। मैंने कहा था रजिस्टर के साथ बैठेंगे आपने, तभी तो आपसे सॉल्व हो सकेगा, अदरवाइज ये चीजें सॉल्व भी आपसे नहीं हो पाएंगी। और क्योंकि प्रैक्टिस हम नहीं करते टोटलिटी में, सो हमारे ग्रेड से फिर बेहतर नहीं हो सकते, ठीक है? बहुत टाइम है, आप अप्रैल की आज 4 तारीख है, तो अभी भी आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चन करने का टाइम है, और मेरे पास चेकिंग का टाइम है। सो कोशिश करें कि आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर लिखना है। आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूँ, क्या आप चाहें तो आंसर बता दें। जी, फर्म्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? फर्म्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या? कंज्यूमर की डिमांड, भाई इस तरह ही लिख लेते हैं। कंज्यूमर की डिमांड कम नहीं हो जाएगी, जिसको रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड कहेंगे, ठीक है? और क्या हो सकता है? सेल्स एंड प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सारी बातें ना लिखें, मगर एटलीस्ट आपने कुछ बातें तो लिखनी है। सेल्स एंड प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? जब डिमांड कम हो रही है तो ऑब्वियसली सेल्स, और उसी के आगे प्रॉफिट में कमी भी आ सकती है। एंड लास्टली, फर्म्स में ऑल्सो फेस हायर वेजेस कॉस्ट इफ मिनिमम वेजेस आर इंट्रोड्यूस। ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट था, मैं, हो सकता है आपने लिखा हो सकता है आपने ना लिखा हो, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? सो ऑन फर्म्स के हवाले से हमने बात कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं गवर्नमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो आप क्या लिखोगे? जी, ऐसे मौकों पर गवर्नमेंट, जब भाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? वेलफेयर प्रोग्राम पढ़ा था ना आपने, तो उसी को आपने क्या लिखना है? हायर, लिखे लिखे बताएं। हायर वेलफेयर एक्सपेंडिचर। भाई इतना तो कर सकते हैं ना? आंसर कहीं से आ नहीं रहा, आप लोग शो नहीं कर रहे हैं आंसर, ये भेज नहीं रहे हैं, ठीक है? अब्दुल्ला यार की तरफ से आंसर आया, ठीक है। कंज्यूमर परचेजिंग पावर पर भी आप बात कर सकते हैं, सही है, सही है, ठीक है। तो फर्म्स के हवाले से परचेजिंग पावर की टर्म इस्तेमाल नहीं होती है अब्दुल्ला यार, इसमें हम बात करते हैं कंज्यूमर्स के हवाले से, ठीक है? तो ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए काफी सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है? रिस्पॉन्ड कोई नहीं कर रहा बस, तो मैं नाम देता हूँ सबके। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी की तरफ। क्या हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, और थोड़ा सा मैं तेज आपको लेकर चलूंगा ताकि आप इसी क्लास के आखिर तक इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें। तो अब थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ मैं आ रहा हूँ। जी उम्र है, तुम्हारा आंसर आ गया और मैंने इसको पढ़ भी लिया। गवर्नमेंट विल हैव टू इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, बेहतर तो ये कि आप जो सॉल्व करो उसकी पिक्चर भेजो ना, तो उसमें इट विल रिड्यूस योर टेक्सटिंग टाइम जो आप कर रहे होते हो। वैसे तो हम तब टेक्स्ट में मास्टर होते हैं, समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो फिर भी आप इसको बेटा पिक्चर ले लो, सही, और भेज दो मुझे। बस खाली मैं पढ़ लूँ, मेरे लिए पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी की तरफ। इसमें 4 मार्क्स के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं 4 मार्क्स से सर वो तो मसला ही कोई नहीं, हम तो कुछ खुद ही कर लेंगे, वहीं देख लेंगे। हालांकि आसान केस स्टडी जून 2025 में आई है, यानी कि पिछले साल अगर आप पेपर दे रहे होते हैं तो आप भी इसी किस्म के क्वेश्चन को कर रहे होते। कंसिडर वेदर, दोनों तरफ की बातें आ रही हैं, ठीक है? कंटिन्यूड फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ द साउथ अफ्रीकन RAND में, ये करेंसी का नाम है, में लीड टू अ रिडक्शन इन द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ज्यादा कनेक्शन जो है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से आपने आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से पढ़ा हुआ है, सही है ना? तो वही सारी थ्योरीज यहाँ पर रिपीट हो रही होती है, नजर आ रहे हैं आप? पॉसिबल रिडक्शन। अच्छा, तो अब देखते हैं किस तरह थ्योरी के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? फिर से मैं बता रहा हूँ, डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में वो बात मौजूद है, मौजूद नहीं है, थ्योरी आपने पढ़ी हुई है। तो पार्ट सी, यानी कि पार्ट डी, पार्ट बी, पार्ट सी, जो कि 4 या 6 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज्यादातर जो कनेक्शन होता है ना, वो थ्योरेटिकली होता है। तो जो आपके एनालिसिस आपने पहले से टॉपिकल करे हुए होते हैं, एप्रिसिएशन के हवाले से, डेप्रिसिएशन के हवाले से, वही आपको जहन में रखना है, किस तरह से देखना है। वीकर करेंसी मेक एक्सपोर्ट चीपर, सही है, एंड इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव।
पोटेंशियली इम्प्रूविंग द ट्रेड बैलेंस, ये मेरे हिसाब से आपने थियोरेटिकली आंसर बता दिया, ठीक है। वो मेंशन करे ना करे, यू हैव टू मेंशन दिस। लिमिटेशंस, अब सर लिमिटेशंस कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ कंसिडर की बात नहीं करी, वेदर की बात भी लिखी है, तो पॉसिबिलिटीज आपने दोनों तरफ डिस्कस करनी है, तो लिमिटेशन हम इसको कह रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका रिलाइज हेवीली ऑन इंपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी या फ्यूल, सो एक्सपोर्ट सप्लाई मे बी कंस्ट्रेन्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप जब इस कंट्री के बारे में कोई अपने पास से कोई बात लिख रहे होते हैं, जिसको कंस्ट्रेंट भी कहा जा सकता है, इसको लिमिटेशंस भी कहा जा सकता है, सो आप पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी कंडीशंस होती हैं जो आप, जैसे कि अभी ये फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है मुल्क, या इसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बेहतर नहीं है, सो आप उसी किस्म की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं जो रेलिवेंट होगी, ठीक है। तो आप केस में फिट कर सकते हैं, भाई ये हालात होने वाले हैं, जंग में किस तरह के हालात होंगे, बुरे हालात होंगे ना। सेम इसी तरह से उस कंट्री पे जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, रिसेशन को फेस कर रही है, तो इसी किस्म के हालात होने वाले हैं, तो ये चीज फिट हो जाएगी, चाहे वो केस में मौजूद हो या ना हो, ये बात यहाँ पे जरूरी है। तो फिर ऑब्वियसली आपकी लिमिटेशंस तो फिर आप लिख नहीं सकोगे ना कि सर वो तो केस में नहीं थी, तो भाई लिमिटेशंस तो आपने खुद सोचती है। और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे कह रहा था कि 4 मार्कर में भी इसने आपसे इस किस्म की, जिसको आपने लिमिटेशंस को हमेशा इवैल्यूएशन में लिखा है, ये आपसे करवाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि सवाल की नौयत ही इस तरह की है। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 4 मार्क का क्वेश्चन है सर, आपने डेवलप कर दिया एक पॉइंट को, फेवरेबल आर्गुमेंट लिखकर, ऐसा नहीं होगा। बाकी मैं कंक्लूजन के साथ बात कर रहा हूँ। सो रैंड डेप्रिसिएशन अलोन इज अनलाइकली टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डेफिसिट विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब ये स्ट्रक्चर का वर्ड आपने कहाँ पढ़ा था? अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स में आपने पढ़ रखा था, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो ये लिमिटेशंस है। मान लीजिए कि आपको सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे, मगर देखें आपने अपने जो जो आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की रिक्वायरमेंट है उनको फॉरगो नहीं करना, ठीक है। आप बुला बैठे हैं, आपने कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सवाल को देखकर ही आपने स्ट्रक्चर चेंज करना, और 4 मार्क्स के लिए हमने लिमिटेशंस को भी ऐड कर लिया। हो गया भैया? कोई जवाब किसी का आया? अब्दुल राफी ने भेजा है, अब्दुल्ला यार ने भेजा है, मैं सुम्मुल हो का पहला जवाब आया हुआ है। इसके अलावा तो किसी के पास से कोई जवाब नहीं आ रहे। ओके, सी के बाद हम आते हैं पार्ट डी की तरफ, हाउ टू गो अबाउट असेस। कमांड वर्ड चेक कर रहे हैं आप, असेस द एक्सटेंट। और एक्सटेंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटेंट यूजुअली कहाँ कहाँ किस तरह से हमारे पास आती है, इलास्टिसिटी को फेवरली भी ये टच कर रही होती है। तो एक्सटेंट टू विच क्लोजर मेंबरशिप ऑफ AFCFTA may help South Africa to achieve the growth needed to escape from its economic difficulties, ठीक है। सो मेंबरशिप किस तरह से उसको बेनिफिशियल रहने वाली है, पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या है, कॉजेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। तो भाई बेनिफिट्स कहाँ पर आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज में आएंगे। सो लार्जर एक्सपोर्ट मार्केट्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल की टर्म आपने एएस में तो डिस्कस नहीं करी, आप प्रोडक्शन की ग्रोथ के हवाले से बात कर सकते हैं, जैसे लार्ज प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, या एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मार्केट्स की एक्सपेंशन में आपने इस टर्म को डिस्कस करना है। वैसे मैं आपके साथ शेयर कर भी देता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ने से अगर LRAC में कमी आ रही है या आपके सिलेबस में नहीं है, A2 O लेवल्स में होती है, मगर फिर भी आप उसको लिख लेंगे तो कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, सेकंड, इंक्रीज कंपटीशन, और इसकी वजह से एफिशिएंसी गेन्स हो सकते हैं, तो आपने इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है लाजम। थर्ड, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ड्यू टू रीजनल इंटीग्रेशन। अगेन इन्वेस्टमेंट की बात कई जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आपने पढ़ी सिलेबस में? तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ा था, तो कितने अकाउंट्स होते हैं? जी जनाब, कहाँ पढ़ी थी इन्वेस्टमेंट? कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ी थी। दो के वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर आपने क्या पढ़ा था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने क्या क्या पढ़ा था? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आप उन टर्म्स को तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, MNCs की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही बेसिक सा कि आप इन्वेस्टमेंट को तो लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, और जो ज्यादा बेहतर आपको याद आ रहा है तो आप FDI या रियल FDI की टर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं सजेस्ट करूंगा। जहां तक बात है एक्सटेंड की, तो आपने ऑन दी काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या लिखना है? साउथ अफ्रीका वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर कट्स के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ये सारी बॉटल नेक्स हैं, यानी कि लिमिटेशंस हैं, दैट में प्रिवेंट फर्म्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज। बहुत सिंपल वे में आपने इसको आंसर लिखा। सेकंड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में स्ट्रगल अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर रीजनल कॉम्पिटिटर्स। सही है। और हमेशा देखें आप, ये मे के साथ बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और आपने अपना आर्गुमेंट भी यहाँ पर जो है ना
पोस्ट कर दिया। असेसमेंट की हम बात करते हैं, इसको आप इवैल्यूएशन पे ले जा सकते हैं, कंक्लूजन पे ले जा सकते हैं। द AFCFTA कैन सपोर्ट ग्रोथ बट ओनली, ये जो एक्सटेंड वाली बात थी ना सवाल के शुरू में, यहाँ था ये यूं आ गया। हाँ भाई, लेटर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी वो सारे लवाजमात जो है ना वो चाहता है कि वो फर्निश करें आप, सिर्फ सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए नहीं, बट ओनली इफ अकम्पनीड बाय डोमेस्टिक रिफॉर्म्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की जगह जो आपने पाक स्टडीज में पढ़े हों ग्रेड 8 में, आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिसीज। सो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से भी बात की जा सकती है। सो दिस इज सेक्शन ए, लेटर रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जून 2025। और यहाँ से ऑनवर्ड्स अब मैं फिर आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।